माय डियर स्टूडेंट, आज हम जो 12th क्लास बायो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको लेकर के आया हूँ। आज मैं यहाँ पर मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, जिनमें कि सभी ऑब्जेक्टिव अपने आप में एक मायने रखने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो हमारा सवाल है, अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है। सवाल नंबर 1 है, अलैंगिक जनन इस जगत जगत के सदस्यों में होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को आप सबसे ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद सारी बात आपके समझ में आ जाएगा। आइए थोड़ा हम कलम को मोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो माय डियर, बात यहाँ पर आया है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इट्स मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, उनको हम चाहे क्वेश्चन बैंक से हो, मॉडल पेपर से हो, जहां से भी हो, जैसे भी हो, ऑब्जेक्टिव को पूरी कंट्रोल एंड कमांड करेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या था कि अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कहता क्या है कि अलैंगिक जनन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको सदस्य दिया गया है, मेंबर दिया गया है, जैसे ऑप्शन ए में मोनेरा, बी में दिया है प्लांटी, सी में दिया है एनिमेलिया और डी में दिया है उपरोक्त सभी में। तो याद रखेंगे, घबराएंगे नहीं, बहुत ही इत्मीनान से ऑब्जेक्टिव को करने की आप कोशिश करेंगे। तो सवाल यहाँ पर दिया है कि जो ये अलैंगिक जनन है, आखिर इनमें से होता किस में है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि ये जो अलैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन इनमें से सभी में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्या कहता है, एक जीवन प्रक्रिया है, इनमें से कौन एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है। याद रखो, क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर घुमा करके पूछा गया, तो क्वेश्चन पर आप ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, ये 4 प्रक्रिया दिया गया है, इनमें से कौन ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीने के लिए आवश्यक नहीं है लेकिन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 2 पॉइंट यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीने के लिए आवश्यक नहीं होना, लेकिन अस्तित्व के लिए आवश्यक का होना। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इनका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जनन। देखो, जीने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें जनन करना होगा, जीने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें जनन करना होगा, लेकिन अस्तित्व को कायम करने के लिए हमें जनन करना जरूरी होगा। क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन का सिस्टम नहीं करेंगे तो जो जनसंख्या अभी बनी हुई है वो फिर इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। इसलिए हम अपने आप के या कोई भी स्पीसीज ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी नस्ल दर नस्ल को चलाने के लिए, उनके लिए जनन उनको करना जरूरी हो जाता है। इसलिए जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीने के लिए जरूरत नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, बिना जनन का भी हम जी सकते हैं, लेकिन स्पीसीज के अस्तित्व को कायम करने के लिए हमें जनन करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। क्लोन्स, क्लोन्स याद रखेंगे, क्लोन्स वे जीन होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। आप देखिए, ये क्लोन किसको कहते हैं, या क्लोन ऐसा कौन जीव है जिनमें कि ये जो दिया गया है ना वो सब समान होगा। तो आइए हम देखते हैं, क्या जीवन काल समान होंगे, क्या फिजियोलॉजी समान होगा, ऑप्शन सी वृद्धि दर समान होगा, डी अनुवांशिक रूप समान होगा। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोन से ऐसा जीव होता है जिनके अंदर में अनुवांशिक रूप जो होता है वो एक जैसा होता है, समान होता है, उसी को हम क्लोन्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर का हो गया ऑप्शन डी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में। 4 क्या कहता है उनको समझने की आप कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए हम देखते हैं ये कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वन सेकेंड समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन जो है हमारा 4 कहता है क्या, उसको समझने की आप कोशिश करें। कहता है यदि एगेव की एक पत्ती की कोशिका में, किसकी कोशिका में, एगेव की एक पत्ती की कोशिका में सेल में एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पत्र कंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ से एगेव की एक पत्ती की कोशिका है, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या x है, मतलब उसमें क्रोमोसोम्स कितना है, क्रोमोसोम्स x है। तो इसके
पत्र कंद की एक कोशिका में क्या है? तो याद देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कोशिका में अगर एक, यहाँ पर कोशिका में कुछ नहीं है तो एक क्रोमोसोम है तो उसके अंदर में क्या होगा, या उसके पत्र कंद में क्या होगा, तो एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम आगे चलते हैं। 5 नंबर का जो सवाल है आप उसको समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एस्पाइगोइरा, एस्पाइगोइरा, एस्पाइरोगाइरा एक लैंगिक परजनित एल्गी है जिसमें कायिक थैलस अगुणित होता है। एस्पाइरोगाइरा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखो इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका सीधा सा आंसर क्या है उसको देखो। कहता है कि एस्पाइरोगाइरा में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस टाइम में होता है। तो बस इतना याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा गेमीट उत्पन्न करने के समय में होता है। किस समय में होता है? गेमीट उत्पन्न करने के समय में इसका क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बस इतना याद रखेंगे। ये बाकी जो चीजें हैं ना ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, तो बस इतना याद करके आपको रखना है। आगे देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है उसको समझिए कि पुष्पों की कृषि, किसकी कृषि? पुष्पों की कृषि, पुष्पों मतलब फूलों की कृषि, प्रजनन और क्या कहता है क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, फूलों की खेतीबाड़ी को, प्रजनन को, क्रय और विक्रय को, जो भी इसकी व्यवस्था है उसको विज्ञान की भाषा के अंदर में हम उनको कहते हैं फ्लोरोकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरोकल्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लोरिकल्चर बोलो या फ्लोरिकल्चर बोलो एक ही बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है? आपको लगता होगा ना कि ये सब क्वेश्चन जो है कि हमने इससे पहले देखा नहीं। हाँ, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। आपको एग्जाम में जब जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये तो पढ़े ही नहीं है, ये तो आया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा करेगा। नहीं 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 नहीं, आप उन क्वेश्चंस को ज्यादातर याद कर चुके हो जो आज तक एग्जाम में बार बार आए। क्या हर बार वही आएंगे? ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं, बार बार आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि और भी सिलेबस के अंदर से लिए जाते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर के अंदर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है जितना कि आपको अभी तक चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए ये सब सारी ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% आएगा। इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। आपने मॉडल से याद किया होगा, क्वेश्चन बैंक से याद किया होगा, आप जो भी किया होगा अच्छा किया होगा, लेकिन बिना इसके आपका एग्जाम अधूरा ही होगा, ये मुझे लगता है। तो इसलिए आप इन ऑब्जेक्टिव को अगर याद कर लेते हैं तो याद रखेंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या का प्रॉब्लम या सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कहाँ तक हो गया? तो 6 नंबर तो हो गया, 6 का बी हो गया फ्लोरिकल्चर। देखो यहाँ फ्लोरिकल्चर है, आर्बोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और एंथोलॉजी है। लेकिन याद रखेंगे कि ये फ्लोरी जो कल्चर होती है ना, फ्लोरिकल्चर, ये इन सबसे जुड़ी हुई होती है। जनन की बात करेंगे तो यही होगा, क्रय विक्रय और व्यवस्था की विज्ञान की भाषा में अगर बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। पुष्पों की कृषि को हम क्या कहेंगे? तो फ्लोरिकल्चर। याद कैसे कर रखेंगे? तो यहाँ देखो, पुष्प से बनता है फल, अब फल से बन गया फ्लोरिकल्चर, ऐसे करके याद रखेंगे। पुष्प, पुष्प से बना क्या? फल, अब फल से बन जाएगा फ्लोरिकल्चर। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। चलिए चलते हैं। तो हो गया, आपको कितना नंबर पर जाना है? 7 पे, 7 हो गया है आपका। आगे बढ़िए, सॉरी 6 हो गया, 7 में जाना है। 7 में क्या कहता है उसको समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है 7 नंबर का। 7 क्या कहता है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। 7 में देखो कहता है कि ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देने के बाद मर जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर वे होगा। वे पौधे अपने जीवन में या जीवन काल में, मतलब कि ऑल लाइफ में एक ही बार वो क्या करते हैं? फूल देती है और फल देते हैं। बाद में वो पौधे क्या हो जाते हैं?
डेड कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डेड कर जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखो, ये ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक वो पौधे होते हैं जो पूरी जिंदगी में पूरे लाइफ टाइम के अंदर में, पूरे अपने उम्र के अंदर में वो एक ही बार क्या देती है? फल देती है। एक ही बार क्या देती है? फूल देती है। ऐसे पौधों को हम मोनोकार्पिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको समझिए कि सर्टोली कोशिकाएं किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित मतलब रेगुलेट होती है और उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि आप इससे पहले पढ़े होंगे FSH, ये इसका राइट आंसर होगा। वैसे हम देखते हैं कि इसका क्या है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी आ गया है और थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ से आप देखिए कौन सा आंसर होगा इसका। तो याद रखेंगे सर्टोली जो कोशिका होती है ना, उसको क्लियर कौन करती है? तो ऑप्शन बी करती है, FSH याद रखेंगे। क्या रखेंगे? FSH याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 नंबर क्या कहता है? कहता है यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र की वसा इफरेंसिया बंद हो जाती है, ये वसा है इफरेंसिया क्या हो जाती है? बंद हो जाती है किसी कारण से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो वसा इन्फ्लुएंसिया है वो बंद हो जाती है, तो गैमीट्स का संवहन और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये कहाँ से नहीं होता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही हम किसी कारण से मनुष्य के प्रजनन तंत्र का अगर ये बंद हो जाता है ना, वासा इन्फ्लुएंसिया अगर बंद हो जाता है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर में उनका क्या होता है? संवहन नहीं होता है। संवहन क्या होता है? नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चन को देखते जाओ और अजीब सा तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ ना, सही हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिले होंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आगे देखिए क्या कहता है। तो थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। 10 नंबर क्या कहता है उसको समझिए। 10 नंबर क्या कहता है कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग होता है। बिल्कुल आसान है। आप हमको ये बात बताइए कि एमनियोसेंटेसिस का जो उपयोग होता है किस चीजों में किया जाता है? आप यहाँ पर ऑप्शन देख करके मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक जो टेक्नोलॉजी है इसका जो यूज होता है ना, ये भ्रूण मतलब इम्ब्रायो में किसी भी प्रकार की जो आनुवंशिक असमानताओं को जानने के लिए किया जाता है। मान लो कि कोई भ्रूण है, इस तरीका से कोई भी भ्रूण है, ये भ्रूण के अंदर में इस तरीका से कोई भ्रूण है, इन भ्रूण के अंदर में असमानता और कैसा असमानता होना चाहिए? आनुवंशिक असमानता होना चाहिए। इनको पहचानने के लिए इसका कौन सा हम टेक्निक का यूज करते हैं? एमनियोसेंटेसिस याद रखेंगे, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का करते हैं। किसके लिए? भ्रूण में किसी भी प्रकार की आनुवंशिक अगर असमानता को हमें जानना है तो हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज करेंगे। नेक्स्ट चलिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर दें। जितने भी स्टूडेंट है वो अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ हमें कमेंट में देंगे। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रोग्राम जिसको कहते हैं, आरंभ हुआ तो शुरू हुआ। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इनकी जो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 1951 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1951 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं 12 में। 12 क्या कहता है उसको समझ। ये 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 उसको देखिए क्या है।
एकदम ध्यान से देखिए, जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। देखो कहा है कि मेंडल द्वारा, किसके द्वारा? मेंडल द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में 7 जोड़ों के विपर्यासी विशेषकों में एक फूल और दूसरा हो गया फली और बीज के विशेषकों की संख्या क्रमशः क्या थी? देखो, जब मेंडल जी ने जब स्टडी करना मटर के पौधे पर शुरू किया था, तो उन्हें जो पेयर का जो सीरीज रखा था, क्रम रखा था, वो 2 का रखा था। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कहता है, उनको समझने की आप कोशिश कीजिए कि मेंडल द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में 7 विपरीत जोड़ों में विपरीत रंग के विशेषक थे। बताओ माय डियर। मेंडल के द्वारा अध्ययनित मटर के पौधों में 7 जो उल्टी विपरीत वाले जोड़े पेयर थे, उल्टा जो पेयर था, हम इसको बोल सकते हैं उल्टा पेयर। ये उल्टा जो पेयर है, इसमें विपरीत रंग के, अलग अलग रंग के कौन थे या कितने थे? ये विशेषक थे। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसमें हो जाएगा विशेषक 3 थे। कितने थे? 3 थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हो गया हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर में देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जोड़ी बेमेल है? वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया, आगे देखो, आगे देखो क्या है 14। निम्न में से कौन सी जोड़ी बेमेल है? मेल की बात नहीं पूछी है, बेमेल की बात पूछी। किसकी? बेमेल की पूछी। बेमेल, जिसका मेल नहीं खा रहा है उसकी। तो क्या? प्यूरिन्स, प्यूरिन्स में मेल देखिए, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन, एजी। कहता है पिरामिडिन्स का जोड़ा लगाओ, साइटोसिन, साइटोसिन और यूरोसिल। कहता है न्यूक्लियोसाइड में एडेनोसिन और थायमिन, है ना, सॉरी थायमिडिन है। तो देखो यहाँ से ये सारा जोड़ा तो मुझे अभी तक ठीक ठाक लगा है, ये सारा जोड़ा ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डी का। डी क्या कहता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो इसमें कहता है मूल और जैव अणु, ये जोड़ा नहीं है, ये बेजोड़ा वाला है। इसलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 14 का ऑप्शन डी जो है, यही क्या है? बेमेल है। तो घबराइए नहीं, मेल ऊपर में लगा हुआ है। एक में कहता है कि बेमेल कौन है, तो जो जिसका बेमेल है वो सही है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट में आइए, 15 नंबर में आ रहे हैं अपन। 15 में क्या कहता है उसको देखो माय डियर। एक सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? एक सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जिंदगी का, ये जीवन का, उत्पत्ति के पहले, जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा था, वातावरण कैसा था? तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, O2 की कमी की मात्रा थी, O2 की मात्रा, O2 की कम मात्रा के साथ अपचायक था। मात्रा क्या था? कम था। किसकी? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। O2 के रूप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ साथ अपचायक, ये वाला होगा। देखो यहाँ भी, यहाँ देखो है बात दोनों है यहाँ, लेकिन कम मात्रा कर दिया, यहाँ अनुपस्थिति कर दिया, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ो, 16 नंबर में देखो, निम्न में से कौन सा प्रयोग यह दर्शाता है कि सरलतम जीव अजैविक, जैविक नहीं अजैविक पदार्थों से स्वतः मतलब खुद उत्पन्न नहीं हो सकते हैं? अब देखिए, कहते हैं सरलतम जीव अजैविक। जीव कैसा है? अजैविक, सरलतम है, पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कहता है लार्वा सले गले कार्बनिक पदार्थों में दिख सकता है, ब्रेड को आर्द्रता वाली जगह पर रखने पर उस पर सूक्ष्म जीव दिखाई दे सकते हैं। सी में कहता है सूक्ष्म जीव, और देखो इसका डी ऑप्शन भी नीचे है, तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको डी नीचे दिख जाए। यहाँ देखो
ऑप्शन नीचे छुपा, ऑप्शन नीचे है। देखो कहते क्या है, जो कह दिया ठीक कह दिया, लेकिन ऑप्शन इसका डी ये होगा। क्या होगा कि मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रखने पर वह खराब नहीं हुआ, यह ऐसा है। क्या हुआ कि निम्न में से कौन सा प्रयोग यह दर्शाता है कि सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इस आधार पर, इस सिद्धांत पर हमने देखा कि जब मांस को हम गर्म करके बंद बर्तन में रखते हैं तो वह खराब नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर हो चुका है, अब हम चलेंगे 17 पे। 17 क्या कहता है उसको समझिए। 17 देखो माय डियर, 17 क्या कहता है उसको देखो। कहता है दिया गया चित्र वॉटसन और क्रिक 1953 द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित नमूने का है। वह विकल्प चुने जो ए बी सी की सही माप दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 ऑप्शन में देखो यहाँ ए है 3.4 नैनोमीटर, बी है इस तरीका से, यहाँ एंगस्ट्रॉम वगैरह लगा हुआ है। ये तो याद करके रखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के चलता हूँ। देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए इसको हम सीधा लेकर के चलेंगे, ए डाइस 3.4 नैनोमीटर, बी 0.34 nm, याद रखेंगे nm याद रखें। आगे चलिए, आगे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 18। तो चलिए हम चलते हैं 18 को देखते हैं, 18 क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूं। 18 में देखो माय डियर स्टूडेंट क्या कहता है। 18 में कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। आगे देखो कौन सी जोड़ी, ये नीचे में जोड़ी दे दिया, कौन सी जोड़ी में, तो देखो ये एक है ये एक है, तो एक जोड़ी हो गया, ये हो गया एक जोड़ी, यहाँ भी एक जोड़ी, यहाँ भी एक जोड़ी। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आप हमको ये बात बताओ कि एक ऐसा होना चाहिए जो संक्रामक वाला बीमारी होना चाहिए, दूसरा ऐसा होना चाहिए जो असंक्रामक बीमारी होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि नीचे में कुछ बीमारी का नाम दिया गया है, मतलब 2 बीमारी दिया गया है, मतलब जोड़ा में दिया गया है। कहता है एक बीमारी ऐसा होगा जो संक्रामक होगा, फैलने वाला, एक बीमारी ऐसा होगा जो असंक्रामक होगा। तो आप ही बताओ कि कौन सी बीमारी संक्रामक है और कौन सी बीमारी असंक्रामक है। देखने में तो बड़ा भारी लगता है, लेकिन बिल्कुल ये क्या है, आसान है। आइए देखते हैं। देखो यहाँ से, ये जो संक्रामक बीमारी है ना, संक्रामक, ये संक्रामक जो बीमारी है ये एड्स है। एड्स एक प्रकार की कौन बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है। और देखो ये कैंसर है, कैंसर क्या है, असंक्रामक बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है। तो कैंसर एक प्रकार का कैसा बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है। एड्स कैसा बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है। याद रहेगा ना, रहेगा। एड्स कैसा बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है, सॉरी संक्रामक बीमारी है। कैंसर कैसा बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है। देखो ये जो है ना, ये कैंसर है, ये एड्स है, ये फैलता है, फैलने वाला है। आगे देखिए, कहते हैं मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में टाइफाइड ज्वर, जो बुखार होता है ना, टाइफाइड वाला बुखार, निम्न द्वारा होता है। तो देखो इसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं, और कई बार आपको भी पता है, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो देखो 19 नंबर का हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ये नाम है, इसके द्वारा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। कितना, कौन सी बीमारी है, टाइफर की बीमारी। इसको टाइफर बोलो, टाइफाइड बोलो, एक ही बात होती है। तो किसके द्वारा टाइफाइड की बीमारी होती है या फैलती है, तो याद रखो साल्मोनेला के द्वारा। ठीक, आगे चलिए। कहते हैं नस्ल, यह है नस्ल नहीं है, नस्ल शब्द से क्या मतलब है, क्या मतलब है, नस्ल शब्द से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि नस्ल शब्द से क्या मतलब है। तो कहते हैं कि पशुओं का ऐसा समूह जो पूर्वजों से संबंधित हो, मतलब कि कोई पशु है उसका ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो हमारे पूर्वज है, बाप दादे हैं, उनसे उनका कोई ना कोई रिलेशन हो।
अधिकांश लक्षण में समान हो और बहुत सारी खासियत भी उसके अंदर में क्या हो पाई जाती हो, इसको हम क्या कहेंगे, नस्ल कहेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपके घरों के अंदर में, गांव के अंदर में, या कोई पशु पालन करने वाले हैं, वो कहते हैं अच्छे नस्ल के ये पशु है, अच्छे नस्ल के पशु का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वन क्या कहता है, इसको समझिए। वन क्या बोला उसको समझिए। तो चलो हम देखते हैं वन की बात। वन कहता है 21 में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है। जल्दी देखो ऑप्शन और कमेंट में आंसर दो, जल्दी देखो। नीचे में दिया गया है, बहुत सारी चीजें दी गई है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बस एक से मतलब है, तो इसलिए आप एक को टिक करेंगे। सब पर ध्यान देना जरूरी तो है, पर हमारा तो सब आंसर नहीं है, इसलिए हमारे लिए एक जरूरी है। तो कहता है क्या, तो देखो भैया, देखो यहाँ से बर्ड फ्लू, कौन सा फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू की बात करते हैं। तो याद रखो ये जो वायरस है ना बर्ड फ्लू, किसके कारण होता है, इस वायरस, बर्ड फ्लू वायरस कौन है, H5N1 के द्वारा होता है। आगे बढ़ते कहते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पर, मृदा में, उष्मीय द्वार में और प्रदूषित जल में। सूक्ष्म जीव का मतलब ही होता है छोटे 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 जीव, तो सब में पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 को एक बार देख करके ऑप्शन देंगे 23 को। तो 23 क्या कहता है उसको समझिए। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक प्रोटीनेशियस संक्रामक, कौन सा प्रोटीनेशियस संक्रामक कारक है, प्रोटीनेशियस संक्रामक कारक है। याद रखेंगे आप इसको, जब तक याद करके नहीं रखेंगे तब तक आपको इसका जो ऑप्शन होगा ना वो आपको याद नहीं रह पाएगा, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को याद करके रखिए। देखो यहाँ से ऑप्शन दिया गया ए बी सी और डी दिया गया है, तो इसका देखो क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से सूक्ष्म जीव का एक प्रोटीनेशियस संक्रामक कारक है, तो प्रियॉन्स है, क्या है, प्रियॉन्स है, क्या है, रुको एक मिनट, प्रियॉन्स है, ये प्रियॉन्स हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलिए चलते हैं आगे देखते हैं 24 क्या कहता है उसको समझिए। तब प्रथम, कौन थम, प्रथम, कौन थम, प्रथम। आगे बढ़िए 24 क्या कहता है उसको समझो माय डियर, समझो 24 क्या कहता है उसको समझो। 24 कहता है कि प्रथम पुनर्योजन डीएनए बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से पृथक्कृत मतलब अलग प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, ये 24 का जो आंसर है ना, ये आंसर क्या है, तो सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या कहता है उसको समझिए। आणविक कैंची, कैंची है, कैंची 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 शब्द से अभिप्राय है। ऑप्शन ए पुनर्योजक, पुनर्योगज डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम टेक पॉलीमरेज जिसको कहते हैं, और बाकी जो ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखेंगे 25 का जो राइट आंसर होगा कौन होगा, तो आणविक कैंची शब्द से आप क्या समझते हैं, तो जब भी यहाँ कैंची होगा तो यहाँ पर बंधन की बात कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब ही होता है आणविक कैंची, या आणविक कैंची का मतलब क्या समझे, तो प्रतिबंधन एंजाइम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये बीटी जीव की जो बात करते हैं ना, ये बड़ा है लेकिन आंसर इसका बड़ा मजेदार है। बीटी 20 याद रखोगे, बीटी 20 जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया जाता है, क्या किया गया, क्लोन किया जाता है, तथा पौधों में अभिव्यक्त करवाया गया, मतलब पौधों के अंदर में उसको छोड़ा गया, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कराता है, मतलब कि कीटों वगैरह को पौधों में लगने से क्या करता है, रोकता है। सॉरी, इसके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के पौधों का उदाहरण दें। तो याद रखेंगे कि ये बीटी जो 20 है ना, ये बीटी 20 जीन जो है ना, ये हमको किन किन पौधों में हमने डाला था या हम डाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि बीटी जो जीव है ना, ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हम किसी में भी दे सकते हैं। मतलब सर, तो यहाँ देखो
कपास और मक्का में भी दे सकते हैं, चावल और आलू में भी हम इसको अभिव्यक्त करवा सकते हैं, टमाटर और सोयाबीन में भी इस क्या कर सकते हैं, हम अभी व्यक्त करवा सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सेवन क्या कहता है उसको समझिए, आइए सेवन को समझिए, एंजॉय कीजिए, ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, अच्छा मार्क लाइए और टॉप लिस्ट में पहुंच जाइए। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 27 की बात करते हैं। कितना की? 27 क्या कहता है उसको समझिए। निम्न में से कौन सा कथन, यहाँ पर बात करती है कथन की, ठीक। जीएम फसलों से होने वाली हानियां के संबंध में गलत है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये पूछ रहा है कि जीएम फसलों से कौन ऐसी इसमें बातें हैं जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन देखते हैं। तो देखो, जीएम फसलें मानव स्वास्थ्य को एलर्जिक क्रिया द्वारा प्रभावित करती है, ये भी बात गलत। व्यावसायिक फसलों में पारजीन देशी जातियों का संकटग्रस्त कर सकते हैं, बीटीजी बीजीन प्रभाव, ये भी बात गलत। आगे कहता है जीएम फसलों का उत्पादन प्राकृतिक वातावरण को हानि पहुंचाती है, बिल्कुल नहीं पहुंचाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहते हैं। चलिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ये फ्लो चार्ट के बारे में बात करती है। किसके बारे में? फ्लो चार्ट, FLOW, फ्लो CHART, चार्ट के बारे में बात करती है। आइए हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो चलो 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 चलते हैं 28 पर चलते हैं। 8 में देखिए क्या है, कहा कि दिए गए प्रवाह आलेख, इसको बोलेंगे फ्लो चार्ट का संदर्भ लें। संदर्भ पूछता है, देखो जीप से क्या बन गया? समष्टि, इधर हो गया एक्स, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा? तो देखो माय डियर, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई जीव है, उससे कोई समष्टि बना, उससे यहाँ पर एक्स बन गया। अब ठीक है, बहुत सारे अगर समष्टि बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे तो आपको पता नहीं वो एक समुदाय, एक जाति का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाति बन जाएंगे, कोई ना कोई समुदाय बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती है। क्या करती है? कोई भी स्थान होगा, वहां पर क्या होगा? पादप और कोई भी जंतु की जाति होंगी, वो क्या कर सकता है? क्या वंश को बढ़ा सकता है, समष्टि, जीवों या समुदाय। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करेगा। कहीं पर भी पादप होगा तो एक पौधा होगा, ये पौधा और पौधा को खड़ा करेगा, और पौधा बनेगा, और पौधा बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पौधा का एक अपना जाति नहीं उत्पन्न कर लिया क्या? तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा समुदाय। क्या हो जाएगा? राइट आंसर समुदाय। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उस तरीका से देखो, जंतु को भी करेंगे ना तो वो हो सकता है जिस समुदाय का ये रहेगा, जिस समुदाय का ये रहेगा वो अपना जनन प्रक्रिया के द्वारा अपने समुदाय को फिर क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ रखा नहीं है। आगे पढ़िए 30 नंबर में। 30 नंबर क्या कहता है उसको समझने का कोशिश कीजिए। हेलो 30 नंबर, वेर इज 30 नंबर? देखो यहाँ से, ओए क्या हो रही है, देखो यहाँ से 30 नंबर में 30 क्या कहता है? दिया गया है पाई चित्र। इधर देखो भैया, पाई चित्र दिया गया है, पाई चित्र। और इस पाई चित्र में मृदा के अलग अलग घटकों के प्रस्तुत करता है। PQR को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो घबराओ नहीं, फोटो देख करके नहीं घबराना है, फोटो देख करके कभी भी नहीं घबराना है। इसमें बात क्या कर रहा है उसको देख करके समझना है। देखो यहाँ पर कहता दिया पाई चित्र है, एक चित्र दिया गया है और उसमें आपको क्या सब दिया गया है? P दिया गया है, Q दिया गया है, R दिया गया है। एक यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ Q दिया गया है और यहाँ R दिया गया है। इनको हमको पहचानना है और पहचान करके हमको बताना है कि क्या कहता है। तो थोड़ा सा मैं इसके पूरे ऑप्शंस को ले लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलो चलो थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या सब हुआ है उसको समझो। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे, ओ सॉरी, ऑप्शन ए दिया है कि जल, पी का मतलब जल, क्यू का मतलब होता है बायोटा, आर का मतलब खनिज लवण। उसके बाद बी में दिया है पी, जो यहाँ बना हुआ है तुम्हारा घर, ये कार्बनिक तत्व है, और आर पी क्यू क्या मतलब समझ रहे हैं ये बताने को।
पी का मतलब बताया खनिज लवण, क्यू का मतलब बताया बायोटा, आर का मतलब बोलता है जल। फिर बोलता है इस तरीका से, आप यहाँ पर एक बार गौर से इसको देख लो क्या बोलता है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, आप लोग हमको एक बार कमेंट करके बताओ क्या होगा। देखो ये पी है, ये पी है, पी से हम समझते हैं खनिज लवण, खनिज लवण एक बात। दूसरी बात हो जाता है मतलब होता है बायोटा, बायोटा। और देखो क्यू, एक और क्या दिया था, पी क्यू आर दिया है, तो क्यू का मतलब हो जाता है यहाँ पर जल। तो याद रखेंगे पी के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा खनिज लवण, और क्यू के जगह पे हो जाएगा हमारा जल, और आर के जगह पे हो जाएगा बायोटा। मतलब हो गया खनिज लवण जल बायोटा, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन खनिज लवण जल और बायोटा, ऑप्शन सी इज गुड एंड राइट, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक, आगे चलिए हम देखते हैं, 31 तक पहुंच गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 ही है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन 2025। 5 के लिए, 5 के लिए, 25 के लिए जो भी याद किए हैं ऑब्जेक्टिव उनमें ये मिला दो, ये मिला दो, एकदम काम करेगा एंटीबायोटिक के तरह। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो 31 सॉरी 31 क्या कहता है उसको समझने की अब कोशिश करो। तो चलो हम देखते हैं 31 वेयर इज द मैक 31 कहता है पारितंत्र, कौन तंत्र, तो पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था। देखो ये है हमारा कौन शब्द, पारितंत्र शब्द। आपको बताना है कि पारितंत्र शब्द का जो नाम दिया गया किसने दिया, जल्दी से बोलो किसने दिया। अरे भैया इतना सोचने की क्या जरूरत है, टोंसले ने दिया, टोंसले ने दिया। आगे बढ़ते हैं, 31 हो गया, 32 पे चलो। 32 32 क्या कहता है उसको देखिए। 32 कहता है दिया गया, सॉरी सॉरी ये तो आ गया था, ओ सॉरी दूसरा है। दिया गया पाई चित्र है अकशेरुकियों के, कशेरुक की बात नहीं कर रहा है ये, कशेरुकी की बात कर रहा है। अकशेरुकियों के मुख्य समूहों की जातियों की अनुपातिकता संख्या को दर्शाता है। ग्रुप ए और बी को पहचान लीजिए और नीचे में हमको बता दीजिए। देखो हम जब पार्ट 1 बीएससी में जाएंगे ना तो यह हमको पढ़ना पड़ेगा, वर्टिब्रेट और यहाँ पर और वर्टिब्रेट, कशेरुक अकशेरुक। तो याद रखेंगे कि ये अकशेरुक ही है ना, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी उसको कहते हैं कशेरुक, जिसमें नहीं होता है ना उसको कहते हैं अकशेरुक। आगे देखिए इसमें कहता है सेटिंग बनाओ, ग्रुप ए से क्या मतलब समझा, बी से क्या समझा। तो पहले ऐसा कर, अच्छा यहाँ हो जाएगा माय डियर। तो देखो यहाँ से ए का मतलब क्या होता है, तो देखो ए का मतलब यहाँ पर हो गया कीट, क्या हो गया, ए मतलब कीट। अब बी का मतलब क्या होता है, तो मोलास्का, मोलास्का। बी मतलब मोलस्का, बी से मतलब मोलस्का, ए का मतलब कीट, ये कीट है भाई, कीट है। तो अब ऑप्शन में देखना है कि कहां पर हमारा टाइटल कर रहा है। तो इधर देखो ऑप्शन ए में कहता है ए कीट बी मोलस्का, ए मोलस्का बी कीट, सी कीट बी एनिलिडस, ए मोलस्का और एनिलिडस। तो याद रखो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए का मतलब कीट, बी का मतलब मोलस्का, ए का मतलब कीट, बी का मतलब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा चलेगा 33। अब मात्र 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस रेस्ट है हमारा। आगे चलिए, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। सो कम टू द पॉइंट। पिछले 500 सालों में डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ के विलुप्त होने का कारण बताइए। देखो ये सब क्या है, प्रजाति है, क्या है ये सब, जाति प्रजाति में से। तो कहते हैं 500 साल में, पिछले 500 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500 साल पीछे की बात कर रहा हूँ।
आगे देखो, डोडो की, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी और काऊ की जो विलुप्त विलुप्त मतलब गायब हो गए। 500 वर्ष पहले की बात हो रही है, जो गायब हो चुके हैं। कौन कौन? ये वो। अब बताओ कि इनके गायब होने का क्या कारण था। तो याद रखो, इनके गायब होने का जो कारण था, आवाज क्षति, अतिदोहन। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अतिदोहन के कारण ही ये सारे जो प्रजाति हैं ये 500 वर्ष पहले क्या हो गए? विलुप्त हो गए, चले गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे देखो क्या कहता है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? ये प्रदूषक की बात करते हैं और सवाल पूछता है प्राकृतिक। ये हम देखते हैं। तो क्या ज्वालामुखी उद्भेदन प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? क्या जंगल की आग, पारा, अल्ट्रावायलेट? तो याद रखेंगे, प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। देखो, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा हो, कुदरत, अल्लाह ने और गॉड, भगवान ने जो कुछ किए, प्रदूषण किया, दिया, जो भी होगा वो उनको हम यहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषण मानेंगे। तो देखो, ज्वालामुखी, ये मेरे तेरे बस की बात नहीं है उत्पन्न करना। और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट भी है। और जंगल की आग, ये जंगल में आग, तो ये इसका जो राइट प्रदूषक नहीं है। तो याद रखो, प्राकृतिक प्रदूषक पारा नहीं है। पारा क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है, ये नहीं है। प्रदूषक लगा दो, हो तो गया ना, देख तो रहा है ना, प्रदूषक नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखो, कुछ बात यहाँ पर दिया गया है ना, इन बातों में कुछ बात यहाँ पर दिया गया है, इन बातों में आपको देखना है कि कौन बात सही है या कौन बात सही नहीं है। लेकिन सवाल कहता है कौन सा सही है। नीचे में कुछ बता दिया गया है, कुछ कुछ बात आपसे पूछा जा रहा है और कहता है सही है तो बताओ, नहीं है तो वो बताओ। लेकिन यहाँ पर कहता है सही है तो बताओ। तो चलो हम सही वाला को खोजते हैं। जो ऑप्शन सही है उसको कहेंगे सही है, और जो नहीं है वो कहेंगे नहीं है। तो चलिए आइए हम देखते हैं सही में और नहीं में क्या फर्क है। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा होगा। पहला सवाल पहला जो सवाल है वो क्या कहता है उसको समझिए। पहला सवाल जो है, पहला जो कथन इसमें दिया गया है, पहला जो बातें इसमें दिया गया है, वो कौन सी बातें हैं उनको समझिए। कहता है प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषकों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि हमेशा द्वितीयक प्रदूषक है ना, तो प्राइमरी प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषकों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है, नहीं, ये बात गलत है। क्या प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक समान रूप से हानिकारक? मतलब ये कहता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, ये दोनों जो प्रदूषक है क्या एक दूसरे के बराबर में है? तो आंसर हो गया इसका आंसर नहीं। क्या डीडीटी एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि है ये नहीं है प्रदूषक। तो क्या होगा? द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। यस, ये होती है, ये बात सही है। सेकेंडरी जो होती है ना, सेकेंडरी जो प्रदूषक है ना, ये प्राइमरी प्रदूषक की अपेक्षा क्या होती है? हानिकारक होती है। प्राइमरी से हानिकारक एस है, पी से एस हानिकारक है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, मैंने 35 ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करवा दिया है। इनमें सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन 2025 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंट समझेंगे और इन सभी ऑब्जेक्टिव को एक बार, दो बार, चार बार, आपको जितने बार में याद हो जाए आप इनको रिपीट कर लेंगे ताकि आपकी एग्जाम बेहतर हो और 100 में 100 ला करके स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने की आप यहाँ से कोशिश करें। इसी के साथ आज की जो क्लास है ये यहीं पर ख़त्म होती है। याद रखेंगे माय डियर कि आगे ये हमारा पार्ट 1 है, बायो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जिनका पार्ट 1 ये क्लास है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो पार्ट 2 होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 1, ये कौन सा है हमारा? पार्ट 1। लेकिन अब जो आएगा ना नेक्स्ट क्लास की वीडियो, ये हमारा हो जाएगा पार्ट 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बायो का था। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो फिजिक्स का होगा और बाद में केमिस्ट्री के होंगे, फिर इंग्लिश के भी होंगे। आपका एग्जाम जिस तरीका से होता जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके
मैं सारे जो VVI ऑब्जेक्टिव है उनको लाऊंगा, यहाँ पर शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन ला करके दूंगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें समय थोड़ा इसलिए लगता है कि ना ये क्वेश्चंस बैंक से हैं, ना आपके जो गाइड वगैरह है उनसे हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना 100% रहती है। ये टेक्स्ट बुक के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, वो यहाँ पर मैं लाया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ दिस क्लास इज ended and goodbye. Thank you all of you.